हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। तो आज हम न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि आपको हम ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सेशन में हम बस रिलेवेंट चीज़ें के बारे में देखेंगे कि कौन सी चीज़ें रिलेवेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि CDS के लिए, CAPF के लिए और CSC में भी बहुत सारी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ाऊँगा, इसके क्या डायरेक्ट सोर्सेज हैं, क्या इनडायरेक्ट सोर्स हैं, ये भी आपको बताऊँगा। जैसे डायरेक्ट सोर्स है, फिर इनडायरेक्ट सोर्स क्या है उसके बारे में बताऊँगा, फिर आपको अर्थक्वेक वेव्स के बारे में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। देन आफ्टर अर्थक्वेक वेव्स के टाइप बताऊंगा, जैसे कि P वेव्स हो गया, S वेव्स हो गया, बॉडी वेव्स हो गया, ओके। एंड देन आफ्टर हम शैडो जोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अर्थक्वेक के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रिक्टर स्केल, फिर से मर्कौली स्केल, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, और फिर देन आफ्टर हम अर्थ के क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बताएगा। एंड आफ्टर दैट हम अगले सेशन जो होगी हमारी, उसमें हम आपको वोल्केनो के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो इंटीरियर जो ऑफ द अर्थ, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली इनडायरेक्ट एविडेंसेस। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो बस इनडायरेक्ट एविडेंसेस से हम पता कर सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है, ठीक है। दो फोर्सेस होते हैं, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा कि एक्सोजेनिक किस में हेल्प करता है और एंडोजेनिक किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। एक्सोजेनिक जो होता है वो बाहर वाली फोर्सेस होती है, जो आउटसाइड द अर्थ सरफेस लगती है, ठीक है। एंडोजेनिक जो होती है वो इनसाइड द अर्थ लगती है, ओके। ये चीज़ मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। फिर मैं बताता हूँ आपको कि जो अर्थ का रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है। तो कोई एग्ज़ाम्स में जैसे स्टेट पीसीएस में आपको पूछ देता है कि अर्थ का रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस है आपका 6370 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज क्या है अर्थ के बारे में। तो दो ही है जो डायरेक्ट सोर्स हमें देता है अर्थ के अंदर क्या होता है, जो जैसे कि माइनिंग है, पहला तो माइनिंग हो गया, दूसरा हो गया वोल्केनिक इरप्शन हो गया। जो वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो उससे हम पता कर सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, ठीक है। और जो माइनिंग है, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि डीप ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट, डीपेस्ट ड्रिल एट कोला, ठीक है। तो इसमें पूछ सकता है कि कैसे, कौन सा माइनिंग एक्टिविटी अभी तक हुई है जो हमारे अर्थ के बारे में डायरेक्ट सोर्सेज दे। तो डीपेस्ट ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट एक हुई थी, फिर इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट हुई थी, और फिर हम क्वेश्चन आता है कई बार कि डीपेस्ट ड्रिल कौन सी है, तो वो कोला है, जो कि आर्कटिक ओशन में है, ओके। फिर दूसरा डायरेक्ट सोर्स क्या है अर्थ के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, तो दूसरा है आपका वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। जो वोल्केनिक इरप्शन है वो दूसरा सोर्स है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। और ये डिफिकल्ट है टू डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ सच मैग्मा। इसमें लिखा हुआ है कि हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू अस्certain द डेप्थ ऑफ सोर्स ऑफ सच मैग्मा। सोर्स क्या है उस मैग्मा के, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है हमारा, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो मान लो कि यहाँ से मैग्मा निकला, तो उसकी सोर्सेस क्या है, उससे हम पता करते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा कि इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है। तो आप याद रखेंगे कि डायरेक्ट कौन कौन से सोर्स है। सबसे पहले तो माइनिंग है, फर्स्ट वन इज माइनिंग, एंड सेकंड वन इज वोल्केनिक इरप्शन। कई बार PYQ आप सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में पूछा गया हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, CAPF एग्जाम्स में और CDS एग्जाम्स के लिए। तो अब हम देखेंगे सेकंड चीज़ कि इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आपका टेम्परेचर है, दूसरा आपका प्रेशर है, फिर आपका डेंसिटी है, फिर चौथा मेटियोर्स है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, सिस्मिक एक्टिविटी है। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज देता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो एक चीज़ आप इसमें से याद रखेंगे, तो टेम्परेचर है, प्रेशर है और डेंसिटी जो है, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये तीनों इंक्रीज होगा। देखिए इसमें लिखा है ना कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। डेंसिटी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर, प्रेशर तो इंक्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट करके रखेंगे और अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे इन चीज़ों को कि कौन सी जो चीज़ है
जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के जाते ही नीचे जाते ही हमारा इंक्रीज होता है, तो वो है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी मटेरियल इज अ डिफरेंट डेप्थ। तीनों का जो डेप्थ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे टेम्परेचर मान लीजिए कि क्रस्ट पे आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो आप जैसे नीचे जाइएगा मेंटल, तो मेंटल पे आपका हो जाएगा 200, ठीक है, मतलब कि इंक्रीज करता रहेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ऐसा है। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, इनडायरेक्ट सोर्सेज, तो ये मेटियोर्स है जो रीच करता है अर्थ में। ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इट इज़ नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो मेटियोर्स होता है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का फॉर्म नहीं होता है। याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकती है, और ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ का फॉर्म नहीं होता है। ये भी, इस पर भी क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकता है। ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिस्मिक एक्टिविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ये सब आपका इनडायरेक्ट सोर्सेस है अर्थ के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो ये सी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसमें एक चीज़ मेंशन की हुई है कि इट इज़ ग्रेटर, कौन क्या ग्रेटर होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल एंड लेस एट द इक्वेटर। जो पोल के पास हमारा होता है यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। ओके। एंड जो इक्वेटर पे होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है। और डेप्थ में जाएंगे तो 0 हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें देखते हैं कि सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो सिस्मिक एक्टिविटी भी है ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताता है। ठीक है। तो क्या क्या हो गया, इनडायरेक्ट सोर्सेस, टेम्परेचर हो गया, पहला लिखते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, फिर से मेटियोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सॉरी, सिस्मिक एक्टिविटी, इसमें मेंशन हुआ है सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है। तो द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव, जो सिस्मिक वेव की स्टडी होती है वो प्रोवाइड एज ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर। जो सिस्मिक वेव का हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, कि वेव कहाँ से जनरेट हुई, कैसे हुई, वो हमारा क्लियर पिक्चर देता है कि लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है। अर्थ को क्या होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ सबको पता है। ठीक है। नेचुरल इवेंट है ये। इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव दैट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। ये एनर्जी के रिलीज, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, जो एनर्जी हमारी रिलीज होती है जो कि जनरेट करती है वेव्स, जो कि ट्रैवल करती है ऑल डायरेक्शन में, उसके कारण से आपका अर्थक्वेक फॉर्म होता है। ओके। अर्थ क्यों शेक होता है ये सब तो छोटी सी चीज़ है, आपको पढ़ना होगा पढ़ लेना, वैसे उतना रिलेवेंट नहीं है। तो हम एक इसमें रिलेवेंट चीज़ क्या है, तो ये देखते हैं, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। जैसे कि मान लीजिए ये इंटीरियर अर्थ का सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से अर्थक्वेक की जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगी इसको हम कहेंगे फोकस। ठीक है। एंड इसी को दूसरे टर्म में कहेंगे हाइपोसेंटर। ओके। हाइपोसेंटर, याद रखिएगा कि फोकस और हाइपोसेंटर दोनों सेम चीज़ है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ओके। एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड ईपी सेंटर। तो जो ईपी सेंटर क्या होती है, मान लीजिए ये फोकस है, फोकस या हाइपोसेंटर, और यहाँ जो एनर्जी फील होगी वो होगी ईपी सेंटर, जो अर्थ पे जो हमें महसूस होगा कि अर्थ पे एक एनर्जी है, तो अर्थ और ईपी सेंटर, इससे आप याद रख सकते हैं, तो कोरिलेट करने में आपको आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है। तो देखते हैं, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियर टू द फोकस इज कॉल्ड ईपी सेंटर। इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव। ये आपका PYQ है, स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव, तो दैट इज ईपी सेंटर ऑन द अर्थ सरफेस। याद रखिएगा, अर्थ सरफेस पे जो होता है वो ईपी सेंटर होता है, और इंटीरियर पे क्या होता है, वो होता है फोकस और हाइपोसेंटर। ओके। अब हम देखते हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। ठीक है। तो ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक्स दैट प्लेस इन लिथियोस्फीयर, जो लिथियोस्फीयर होता है, जो सारा अर्थक्वेक होता है वहीं पे प्लेस करता है लिथियोस्फीयर पर। तो लिथियोस्फीयर का क्या क्या होता है, क्रस्ट होता है और प्लस अपर मेंटल, इसको हम बोलते हैं लिथियोस्फीयर। ओके। लिथियोस्फीयर पोर्शन ऑफ द अर्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ।
200 किलोमीटर नीचे तक होता है सरफेस ऑफ द अर्थ में। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। तो क्रस्ट और प्लस अपर मेंटल यानी 200 किलोमीटर, ये आपका लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव रीचिंग द सरफेस। एक सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वेव को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं अर्थक्वेक वेव के टाइप देखते हैं। बाकी इसमें कुछ रिलेवेंट चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अर्थक्वेक वेव्स के टाइप क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बॉडी वेव है, सरफेस वेव है, ठीक है। तो बॉडी वेव क्या है? बॉडी वेव आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। जैसे कि फोकस से एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, वो ऑल डायरेक्शन मूव करेगी, ठीक है, एंड बॉडी ऑफ द अर्थ के बॉडी के थ्रू मूव करेगी, उसको हम करेंगे बॉडी वेव्स। सिंपल है। बॉडी वेव्स क्या है? तो बॉडी के थ्रू, अर्थ के बॉडी के थ्रू जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, ठीक है, तो उसको कहेंगे बॉडी वेव। हैंस द बॉडी वेव इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स। और जो बॉडी वेव्स है वही बॉडी वेव्स जो अभी रिलीज हुई फोकस से ऑल डायरेक्शन में, वो इंटरैक्ट करेगा सरफेस रॉक से। सरफेस का जो रॉक्स होगा वो उससे इंटरैक्ट करेगा और जनरेट करता है दो सेट ऑफ वेव्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पी वेव्स और एस वेव, ठीक है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव। न्यू सेट ऑफ वेव देखिए, न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव, ठीक है, उसको हम सरफेस वेव कहेंगे, ठीक है। बॉडी वेव से जनरेट होगा आपका सरफेस वेव, ओके। तो फिर आगे देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। वेलोसिटी जो है वेव का वो चेंज करेगा मटेरियल के थ्रू डिफरेंट डेंसिटी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्रस्ट का डेंसिटी कुछ है, क्रस्ट का डेंसिटी अब ज़्यादा है, फिर मेंटल उसकी डेंसिटी उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वेलोसिटी नीचे जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे कि लिखा है आप मैंने कि स्पीड ऑफ पी वेव ग्रेटर इन द डेंसर मीडियम। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा स्पीड और वेलोसिटी वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस एज द ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं जो बॉडी वेव्स होता है, मैंने शायद आपको बॉडी वेव दो तरीके का बता दिए थे ना, पी वेव्स और एस वेव, हाँ सही तो है। और पी वेव्स जो बॉडी वेव है वो इंटरेक्ट करता है सरफेस वेव से, तो हो जाता है सरफेस वेव, ठीक है। तो बॉडी वेव्स भी होते हैं जो हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो पहले कौन सी है? पहले है पी वेव और दूसरा कौन सा है? दूसरा है एस वेव, ठीक है। तो पी वेव के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है कि पी वेव्स क्या है, एस वेव्स क्या है, ओके। तो सबसे पहले हम पी वेव्स के बारे में देखेंगे। तो पी वेव क्या है? पी वेव मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव जो होता है फर्स्ट वन टू अराइव करता है सरफेस पे, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, ये इनको प्राइमरी वेव्स करते हैं, ठीक है। पी वेव जो होता है सिमिलर टू साउंड वेव। साउंड वेव क्या है? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि पी वेव हो गया अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। याद रखेंगे इस चीज़ को, कोरिलेट करना सीखिए आप। अगर पी वेव्स को कोरिलेट कर रहे हैं साउंड वेव, अगर पी वेव्स है जो साउंड वेव के, तो ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगा। तो स्टेटमेंट में आ सकता है कि पी वेव्स इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा, ओके। एंड दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। जो पी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के थ्रू पास होता है, ठीक है, ट्रैवल करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कि पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। जो पी वेव होता है वो पैरेलल होता है डायरेक्शन के वेव के, ठीक है। ऐसे वेव जा रही है तो उसके पैरेलल होगा, ठीक है। ऐसे वेव जा रही है, अगर ये वेव है मान लो, ठीक है, तो ये पैरेलल होगा, ये पी वेव होगा, ठीक है। दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में प्रेशर जनरेट करेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। ये स्ट्रेच करता है, स्क्वीज करता है मटेरियल को, याद रखेंगे, ठीक है। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर अभी एस वेव के बारे में बताया गया, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं पी वेव के बारे में क्या देखा कि पी वेव जो होता है वो फर्स्ट वन टू अराइव एट द सरफेस होता है, ट्रेवल करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस से और वाइब्रेट करता है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें पी वेव के बारे में। अब हम एस वेव के बारे में देखते हैं। एस वेव को कहते हैं सेकेंडरी वेव्स, ओके। और एस वेव ट्रेवल करता है सॉलिड के थ्रू, एस से सॉलिड, याद रखेंगे आप, ठीक है। एस वेव जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है
इसमें लिखा है कि एस वेब इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट हैज़ हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये आपकी एक PYQ है कि एस वेब जो होता है वो होल्ड हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि स्ट्रक्चर कैसा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में उसको पता करने के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव टू रिबाउंड वेयर रिफ्रैक्शन मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। जो रिफ्रैक्शन होता है वो वेव को रिबाउंड करता है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि मान लीजिए कि ये मिरर देखते हैं हम, तो रिफ्लेक्ट अगर कोई चीज़ होता है तो वो रिबाउंड कर देगा, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्शन हो जाएगा उसमें, इधर से उधर चला जाएगा, तो ये दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगा, ओके। द सरफेस वेव आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सिस्मोग्राफ। तो दूसरा वेव बताया था सरफेस वेव, ठीक है, वो लास्ट होता है जो कि आपका सरफेस वेव बनता कैसे है, तो ये बॉडी वेव जब इंटरेक्ट करता है हमारा सरफेस रॉक से तो वो सरफेस वेव में क्रिएट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और सरफेस वेव जो होता है वो लास्ट होता है सिस्मोग्राफ में रिपोर्ट, ठीक है। और वो बहुत मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव होता है। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हेंस कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑकर्स। कोलैप्स होता है और स्ट्रक्चर ऑकर्स हो जाता है, ठीक है, सरफेस वेव के, मतलब मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव। तो क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपका PYQ है कि सरफेस वेव विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, ठीक है। तो आपका आंसर उसका हो जाएगा सरफेस वेव। तो आप देखें कि इतने ही पेज से हमारे 1 से 1.5 पेज से कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, और मैंने लिख रखा है बहुत सारी जगह कि ये PYQ है, ये PYQ। तो आपको अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडीपीडिया के नाम से है। तो उस पर आपकी इसकी डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी पढ़ने में भी, क्योंकि पढ़ें कैसे हम और क्या चीज़ रिलेवेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, PYQ के बारे में देख लिया, अब एस वेब के बारे में देखें कि एस वेब जो है वो परपेंडिकुलर वेव डायरेक्शन की घूमती है, ठीक है। ये देखिए कि एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। ये आपका PYQ है रिसेंट CDS 2025 का, CDS 1 2025। और ये डायरेक्ट हमारा स्टेटमेंट उठाया गया है NCERT से, ठीक है। Hence they create through a crest and material through which they passes. Surface wave are considered to be the most damaging wave. Surface wave destructive भी होता है, most damaging wave भी होता है। ये भी आपका PYQ है, ओके। अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ लिया, टाइप के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इसका शैडो जोन कैसे क्रिएट होता है। शैडो जोन मतलब क्या, जहाँ वेव हमारा रीच नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखते हैं, इन सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशन देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। जहाँ वेव्स रिपोर्ट नहीं होता उसको हम शैडो जोन कहते हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन आ सकता है या फिर कहीं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ओके। इट वॉज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ लोकेट एट एनी डिस्टेंस विथ 105 डिग्री फ्रॉम द EP सेंटर। EP सेंटर से यानी कि अर्थ के पास से जो 105 डिग्री होगा, ठीक है, वहाँ पे सिस्मोग्राफ लोकेट करता है, सिस्मोग्राफ लोकेट करता है डिस्टेंस 105 से, ठीक है। अराइवल ऑफ बोथ P एंड S वेव, जो 0 से 105 डिग्री तक है वो P वेव और S वेव दोनों के लिए है, ठीक है। हाउएवर सिस्मोग्राफ इज लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम EP सेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल P वेव्स ओनली, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि 105 से 145 के बीच शैडो जोन होता है हमारा S वेव के लिए, क्योंकि S वेव जो होता है वो हमारा ओनली सॉलिड के थ्रू ही पास होता है, और P वेव होता है हमारा तीनों के थ्रू पास होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। जोन बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री फ्रॉम EP सेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज शैडो जोन फॉर बोथ टाइप ऑफ वेव। 105 से लेके 143 तक शैडो जोन होता है दोनों वेव्स के लिए, ओके, याद रखेंगे ये चीज़, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव S वेव। जो 105 डिग्री से जो आगे का मतलब डिग्री होगा, जैसे 145, 180, तो उसमें आपका S वेव नहीं मिलेगा, क्योंकि S वेव आपको पता है कि बस सॉलिड से पास होता है। तो इससे क्या हमको मिलता है कि जो शैडो जोन होता है S वेव का मच लार्जर देन P वेव, क्योंकि 105 के बाद ये मिलता ही नहीं है अपना, ठीक है। और P वेव है कि आपको मिलता है 105 के बाद। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक के लिए, देखो ये देखो आप कि P वेव का शैडो जोन, P वेव कहाँ से पास होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। एंड P वेव का शैडो जोन देखते हैं, तो 105 145 के बीच में P वेव नहीं आती है, उसके शैडो जोन है, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस कर दे 145 से 145 वापस से आपका ये P वेव मिलती है, ठीक है।
तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है कि पी वेव का साइड जोन क्या है, 105 से 145, ठीक है। और एस वेव का सॉलिड साइड जोन क्या है, 105 से लेके 105 तक पूरा, यानी कि इधर बस 0 to 105 डिग्री तक एस वेव मिलते हैं, क्योंकि ये बस सॉलिड के थ्रू पास होती है। यही चीज़ आपको मेन चीज़ याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कि क्या है। आगे है कि टाइप ऑफ अर्थक्वेक। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है, जनरेटेड स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स का स्लाइडिंग होता है अगर, तो उससे टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अगर रॉक स्लाइड हुआ तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक मतलब जिससे लेक्स बनता है। इसके एक एग्जांपल आप देंगे कि टेक्टोनिक लेक कौन सा है हमारे इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वेल्कोनिक अर्थक्वेक जो वेल्कोनो से बनता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं हमारा कोलैप्स अर्थक्वेक, जो कि कोलैप्स हो जाता है रूफ अंडरग्राउंड, जो भी कोलैप्स होता है वो, ठीक है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ग्राउंड का शेकिंग होता है जिससे एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, वो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक क्या क्या है। तो मैग्नीट्यूड स्केल, ठीक है, और इंटेंसिटी स्केल, दो टाइप से हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को। एक तो मैग्नीट्यूड के थ्रू और दूसरा इंटेंसिटी के थ्रू। तो जो मैग्नीट्यूड जिससे करते हैं उसको कहते हैं रिक्टर स्केल, जो इंटेंसिटी जिससे करते हैं उसको कहते हैं मर्कॉली स्केल, ठीक है। तो कैसे आप याद रखेंगे, तो मर्कॉली और इंटेंसिटी अभी आईपीएल चल रहा है, एमआई, ओके, इससे आप याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी ये तो हो ही जाएगा, मैग्नीट्यूड स्केल, रिक्टर स्केल। और मैग्नीट्यूड का जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, लेंथ होता है कि कितने से कितने तक मेजर कर सकते हैं, रेंज क्या होता है। तो जो मैग्नीट्यूड स्केल होता है जिसको रिक्टर स्केल कहते हैं, उसका होता है 0 to 10, ओके। और जो इंटेंसिटी स्केल होता है उसका होता है 1 to 12। ये ध्यान रखेंगे आप, ओके। अब हम आगे देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है, ग्राउंड शेकिंग है, डिफरेंट ग्राउंड सेटलमेंट है, तो ये आपका मैंने मार्क कर दिया है कि ये लैंडफॉर्म है और ये उसके इफेक्ट होते हैं कि किससे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर्स ओनली इफ द ईपी सेंटर ऑफ टर्मर्स इज बिलो ओसनिक वेव। अगर सी सरफेस है, मान लीजिए ये सी सरफेस है, अगर अर्थक्वेक सी सरफेस के नीचे होगा तभी हमारा सुनामी आएगा, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि सुनामी आर वेव जनरेटेड बाय टर्मर्स एंड नॉट द अर्थक्वेक इटसेल्फ। टर्मर्स की वजह से जो होता है उसको सुनामी क्रिएट होता है, सुनामी वेव क्रिएट होता है, ना कि अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। इसमें एक आप चीज़ याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये PAYQ है आपका। द लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस वेयर अफेक्टेड अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड होमोसिस्मिक लाइन, ओके। फिर आगे हम देखते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक इतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए कि कहाँ कितना इंटेंसिटी से कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या कहता है हमारा, सबसे पहले तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 तरीके का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम्स में मिल जाते हैं आपको। तो क्रस्ट का देखते हैं, क्रस्ट क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है, ब्रिटाइल इन नेचर होता है, PYQ है ये आपका। थिकनेस ऑफ द कर्थ वेराइज ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया। ओशनिक थिकनेस जो होता है वो वेरी करता है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल एरिया में, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो पतली होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट कितनी होती है, 5 किलोमीटर की है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी होती है, 30 किलोमीटर। इसी से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आया है, अराउंड 10 to 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे CAPF, CDS, NDA, इन सब में मिला के, ठीक है। आगे देखते हैं, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है माउंटेन्स एरिया में, ठीक है। और कभी कभी तो ये 70 सेंटीमीटर थिक होता है हिमालय रीजन्स में, ठीक है। और जो क्रस्ट होता है वो मेड होता है हैवीएस्ट रॉक, डेंसिटी कितनी होती है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन ओशनिक क्रस्ट इन बसाल्ट के फॉर्म में ये पाई जाती है ओशनिक क्रस्ट में, ओके। तो याद रखेंगे आप, इसमें क्रस्ट में देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सा गैस होता है, लोएस्ट कौन सा होता है, ठीक है। इसकी एक निमोनिक है OSI-CSPM। मेटल, कितने मेटल पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, कैसे कितने नॉन मेटल होते हैं, कौन सा मेटलॉइड है जो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ देखना कि PYQ मैंने मार्क कर रखा है कि ओशनिक क्रस्ट थिनर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, और सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारा मेंटल का होता है,
फिर आपका हो जाता है कोर का, फिर आता है क्रस्ट का। ठीक है, सबसे पहले मेंटल, कोर, क्रस्ट, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है आपको। ठीक है, फिर देखते हैं मेंटल के बारे में। तो मेंटल क्या है, ये कन्वेक्स करंट इसी में फाउंड होती है मेंटल में। ये आप चैप्टर 3 या 2 में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप एक साइंटिस्ट ने बताया था कि कन्वेक्शन करंट कहाँ फाउंड होती है, तो मेंटल में पाई जाती है। ये आपका PYQ है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और मेंटल जो एक्सटेंड करता है मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी से। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या कहाँ कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी किसको सेपरेट करती है। ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर होता है वो वीक होता है, सबसे वीक होता है, और यहीं से आपका जो होता है वोल्केनो निकलता है। तो एस्थीनोस्फीयर किसको किसको बोलते हैं, तो अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल को बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। ठीक है, और मैक्सिमम डेप्थ लिथियोस्फीयर की क्या होती है, लिथियोस्फीयर जो हमारा क्रस्ट और मेंटल के पोर्शन में होते हैं वो हिमालय माउंटेन में होती है, यहाँ की मैंने लिख रखी है। ठीक है, द वर्ल्ड एस्थीनो मीन्स वीक इज कंसिडर एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर्स। तो ये क्या हो गया, आपका लिथियोस्फीयर ही हो गया। ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ाया आपको। ठीक है, और लोअर क्रस्ट, जो नीचे वाला क्रस्ट का लोअर पार्ट, और अपर मेंटल, ये दोनों मिलके बनाता है आपका एस्थीनोस्फीयर, सॉरी अगर प्रोनाउंस गलत हो रहा हो तो। एंड इसमें जो इसको डिसकंटिन्यूटी होती है वो आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी से ये सेपरेट होती है। ओके, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको मेंटल के बारे में बता रहा था। तो डेंसिटी जो मेंटल की होती है हायर होती है क्रस्ट से। ठीक है, और क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल कॉल्ड लिथियोस्फीयर, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर आते हैं कोर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोर में क्या बताया गया कि नाइफी लेयर होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट मेटल जो होता है वो कोर में ही पाया जाता है। द कोर मेटल बाउंड्री इज लोकेटेड डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स, 2900 किलोमीटर में। आउटर कोर इन लिक्विड स्टेट, PYQ आपका। आउटर जो कोर होता है वो लिक्विड स्टेट में है, और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड स्टेट में है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो ये लिक्विड और ये सॉलिड। तभी एस वेव हमारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि एस वेव बस सॉलिड के थ्रू पास करती है, और लिक्विड से थ्रू कैसे पास करेगी वो। ओके, याद रखेंगे। कोर इज मेड ऑफ अ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली कंसिस्टेड ऑफ निकल एंड आयरन इन समटाइम रेफर्ड एज नाइफी लेयर। ठीक है, याद रखेंगे। और जो क्रस्ट होता है उसमें आपका मिलता है ये, सॉरी एक मिनट, क्रस्ट और मेंटल मिला के आपको पड़ता है सिया और सीमा। ठीक है, जैसे सिलिकॉन एल्युमिनियम और सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, अपना लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में बता देता हूँ कि डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको एक सिंपल सी निमोनिक याद रखनी है। तो निमोनिक क्या याद रखेंगे आप, CMR गुड लीडर्स। ओके, कोनरॉड, मोहो, ट्रैप्टी, गुटेनबर्ग एंड लीहमैन। ठीक है, तो इससे आप डिवाइड कर लेंगे कि कौन से पोर्शन किस डिसकंटिन्यूटी से डिवाइड होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में कि कैसी किस टाइप की वोल्केनो होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव वोल्केनो। तो बताइएगा आपको सेशन कैसे लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।